आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 6 का जो चैप्टर है इंडियन लॉजिक सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ एक चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग में यूनिट 6 में, और पिछली बार दिसंबर 2019 के पेपर के अराउंड ही इसको ऐड ऑन किया गया था यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस में। और इससे 2 सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट से, इस टॉपिक से, यूनिट भी नहीं, इस टॉपिक से 4 नंबर के सवाल पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इंडियन लॉजिक क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लें कि लॉजिक क्या चीज़ है। लॉजिक इज वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिबल रीजन। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, एक सेंसिबल तरीके से, तो वो ज्ञान प्राप्त करने की ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, उसको हम कहते हैं लॉजिक, यानी कि तर्क। इट इज़ द इंडियन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अराउंड अस विच वर टॉट बाय इंडियन गुरुज, ऋषि मुनि एटसेट्रा इन द गुरुकुल सिस्टम। अब जब इंडियन लॉजिक की बात होती है तो ये बात हो रही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी, गुरुकुल का सिस्टम था, तो वहाँ पे ऋषि मुनि और जो हमारे गुरु हुआ करते थे वो लोग किस तरीके से तर्क जो है, तर्क के आधार पे अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे या अपनी समझ बनाते थे, और किस उसी तरीके से वो अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। द ओरिजिन ऑफ लॉजिक यानी तर्क इज फाउंड इन गौतम ऋषि न्याय सूत्र विच इज पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी। इसका जो उद्गम है वो गौतम ऋषि के न्याय सूत्र में मिलता है, और जो ये न्याय सूत्र है ये इंडियन फिलोसफी का हिस्सा है। कुल मिलाकर के जो हमारे जो वैदिक दर्शन जो है ना, उसके अंतर्गत ये आता है, उनमें से एक है ये। अब जो ये इंडियन लॉजिक है यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो ये चैप्टर है, तो इंडियन लॉजिक को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। वो 2 मुख्य भाग क्या हैं? प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या है? प्रमा यानी कि प्रमाण। तो ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे हिंदी के शब्द हैं, और क्योंकि ये भारतीय ज्ञान परंपरा से लिया गया है, तो जो आपकी इंग्लिश वाली टेक्स्ट बुक्स होंगी, जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उसमें भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्रमा को प्रमा लिखा गया है और प्रमाण को प्रमाणा। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि कई अधिकतर जो शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी या इसके होते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के, जैसे योग है, योग शब्द को हम अंग्रेजी में योगा लिख देते हैं, अक्सर राम को रामा लिख देते हैं। तो बस उसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे शब्द इस पूरे टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे जहाँ पर, जैसे प्रमाण हिंदी का शब्द है, प्रमाण मतलब होता है प्रूफ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में प्रमाणा कह दिया गया है क्योंकि वो शब्द हिंदी का ही है। तो अगर आपको हिंदी के जो टर्म्स हैं वो पता रहेंगे तो आपको आसानी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। तो जो दो मुख्य भागों में इंडियन लॉजिक को बांटा गया है वो है प्रमा यानी प्रमाणा, और दूसरा है अप्रमा। प्रमा मतलब होता है ट्रू नॉलेज, यानी जिसका प्रामाण्य, जो प्रमाणित हो सके, जिसका प्रामाण्य हो, जो सिद्ध हो सके, जिसका प्रूफ हो, उसी को हम ट्रू नॉलेज या वैलिड नॉलेज कहते हैं, वैध जानकारी मानते हैं, वही ट्रू नॉलेज है। ठीक है, और जो अप्रमा है वो क्या है? जो प्रमा नहीं है वो अप्रमा है। जैसे सत्य का जो विलोम है वो हिंदी में क्या होता है? असत्य। तो जो सत्य नहीं है वो क्या है? असत्य है, यानी कि झूठ है। तो जो प्रमा नहीं है वो अप्रमा है। दोज दैट आर नॉट ट्रू और डू नॉट पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्रामाण्य, मतलब कि जिस चीज को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जानने वाली बात है कि तर्क का मुख्यतः जो है न्याय सूत्र से इसलिए संबंध आप स्थापित कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि न्याय के लिए तर्क बहुत ज़रूरी है, लॉजिक बहुत ज़रूरी है। बिना किसी लॉजिक के जजमेंट नहीं हो सकता। तो जो अभी भी हमारे न्यायालय में जो बहस होती हैं, जो जो बहसें होती हैं, वो तर्क के आधार पे होती हैं। तो उस तर्क में जो है ना, इस प्रमा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जब कभी राजाओं के दरबार में कोई सुनवाई होती थी, या उस समय जब न्याय व्यवस्था जो भी चलती थी, तो वहाँ पर किस तरह से न्याय के लिए तर्क को समझा गया है, उसका जो है वो, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है कि प्रमा जो है यानी कि जिसका प्रमाण है। तो ये तो 2 मुख्य प्रकार हैं, प्रमाण यानी कि प्रमा और दूसरा अप्रमा। और आगे अब हम पढ़ेंगे विस्तार से कि प्रमा या प्रमाणा, प्रमाणा जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो
जो ये प्रमाणा है, प्रमाणा मुख्य रूप से ये 6 प्रकार का होता है और यही जो है मेजर पार्ट है इस स्टडी का, इस टॉपिक का। क्योंकि जो अप्रमा है, क्योंकि जो चीज़ प्रमाणित ही नहीं है, वो जैसे हमारी मेमोरी, भ्रम, संशय, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पर बहस नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं हो सकता, वो प्रूफ नहीं है। तो इसलिए उस लिहाज से वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए जो हमको मेजर स्टडी हमको करनी है वो प्रमाणा के आधार पे ही करनी है। तो प्रमाणा क्या है? वैलिड नॉलेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट इज, कि कोई चीज़ जैसी है उसी तरीके से उसको देखना, उसका मैनिफेस्टेशन। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज अ ट्री और दिस इज एन एप्पल, तो वो चीज़ आपके आंखों के ठीक सामने है प्रमाणित रूप में, प्रूफ के रूप में, तो आप उसे क्या कहेंगे? वैलिड नॉलेज। ठीक है। इफ द नॉलेज हैज टू पास द वैलिडिटी टेस्ट देन इट मस्ट करस्पॉन्ड टू रियलिटी। तो क्या शर्त है किसी भी चीज़ के प्रमाण के अंतर्गत आने की या प्रमा कहलाने की, कि अगर उसको वैलिडिटी टेस्ट पास करना पड़े, कि मतलब ये चीज़ वैध है या नहीं है, अगर उस टेस्ट से हम गुजारें तो वो यथार्थ के रूप में सामने आनी चाहिए। ठीक है। इट शुड करस्पॉन्ड टू रियलिटी, है ना। कि अगर मैं कहूँ कि दिस इज एन एप्पल, या ये एक सेब है, तो सेब है आपकी आंखों के सामने, रियलिटी में है, तो ये क्या है? वैलिड नॉलेज है। ठीक है। हमने कैसे जाना? हमने इसी तर्क के आधार पे जाना। अब हम देख लेते हैं कि प्रमाणा जो है उसको 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? वो है प्रत्यक्ष, जिसको कहेंगे परसेप्शन, दूसरा है अनुमाना यानी कि इन्फेरेंस, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, गैस करना, तीसरा है उपमाना यानी कि कंपैरिजन, यानी कि दो चीज़ों के बीच में तुलना करके नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, किसी चीज़ के विषय, किसी वस्तु के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में। उसके बाद है शब्द यानी कि वर्बल टेस्टिमनी, शब्दों और वाक्यों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद है अर्थापत्ति यानी कि इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन के अंदर होता है कि कुछ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जिसका ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम अजम्पशन, प्री अजम्पशन करते हैं, पॉस्टुलेशन करते हैं, मतलब हम ये अनुमान लगाते हैं कि सिचुएशन क्या होगी, तो वो है अर्थापत्ति। जब हम कुछ घटनाओं के समुच्चय से अपना कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो भी एक प्रकार का वैलिड नॉलेज है, प्रमाणा का रूप है। और सबसे आखिरी में है अनुपलब्धि यानी कि नॉन एप्रीहेंशन। अनुपलब्धि मतलब कि अगर कोई उपलब्ध नहीं, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उपलब्ध ही नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है। तो वो कैसे होगा ये हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो ये सारे शब्द मैंने हिंदी में भी लिखे हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्योंकि ये जो है इंडियन लॉजिक का चैप्टर है, तो सारे जो भी ये शब्द है ना, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो भारतीय वेद दर्शन से ली गई है, भारतीय न्याय सूत्र से ली गई है, जिसका जो मेन सोर्स है वो संस्कृत से है। फिर संस्कृत से हिंदी होते हुए जो है वो हम इस रूप में इसको देख रहे हैं, इसीलिए इसको लिखा गया इस तरह से, प्रत्यक्षा, अनुमाना, उपमाना, शब्दा, है ना। तो इस तरीके से एक ए आपको एक्स्ट्रा लगा हुआ दिख रहा है। तो जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो हो सकता है कि ब्रैकेट में आपको इसका इंग्लिश वाला वर्जन भी दिया हो और हो सकता है ना भी दिया हो, तो बेहतर होगा कि आपको दोनों अगर पता हो तो करने में आसानी रहेगी। तो प्रत्यक्ष के अंदर जो है 2 प्रकार आते हैं, ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि लौकिक प्रत्यक्ष, और दूसरा आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष। ठीक है। ऑर्डिनरी परसेप्शन के अंदर चीज़ें वो आती हैं जो हमारी सेंस, जो हमारा वो है ना सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स और सेंस दोनों चीज़ें हैं, उसका सेंस का जो है वो कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है। हमारी कुल 6 इंद्रियों का जो है वो संपर्क होता है ऑब्जेक्ट के साथ। 6 इंद्रियां, 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं और 6ठी इंद्रिय हमारा मन है। ठीक है। तो इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष, जो कि इस लोक में घटित नहीं होता, एक बहुत ही असाधारण तरीके से जो सेंस कांटेक्ट होता है ना, जो कि सुपर नेचुरल तरीके से होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि पुराने हमारे योग दर्शन और इन सब में बताया गया है ना कि टेलीपैथी के जरिए लोग एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे, संपर्क स्थापित कर लेते थे, है ना। जब जो लोग योग की एकदम सबसे चरम जो स्थितियाँ होती थी उसको प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद इस तरह का जो अलौकिक प्रत्यक्ष है उसकी स्थिति बनती है। तो ऑर्डिनरी परसेप्शन जो इस लोक का है, लौकिक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष
का जैसा मैंने आपको बताया कि इसका क्लासिफिकेशन है ऑर्डिनरी परसेप्शन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। पहले समझ लेते हैं कि ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि लौकिक प्रत्यक्ष के अंदर जो दो मुख्य भाग हैं फर्दर, वो है एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन यानी कि बाह्य प्रत्यक्ष और इंटरनल परसेप्शन यानी कि मानस प्रत्यक्ष। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल प्रत्यक्ष है उसको भी 5 भागों में हम समझ सकते हैं। ठीक है, 5 भागों में, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है। तो देखिए, कॉन्टेक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑडिटरी, विजुअल, टेक्चुअल, गॉसिटरी, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑडिटरी यानी कि ऑडियो से संबंधित, सुनने संबंधी, यानी ये हमारे कान। विजुअल यानी कि देखने संबंधी, हमारी आंखों से रिलेटेड। टेक्चुअल यानी कि स्पर्श संबंधी, यानी कि हमारी त्वचा या स्पर्श से संबंधित। गॉसिटरी मतलब स्वाद संबंधी, मतलब जीभ ग्रंथि से संबंधित। और ऑल्फैक्टरी यानी कि हमारी घ्राणेंद्रिय यानी कि सूंघने की शक्ति से संबंधित, हमारी नाक से संबंधित। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो एक्सटर्नल परसेप्शन का निर्माण करती हैं। अब आप समझिए कि आपके सामने अगर ग्लास में कोई चीज गर्म पानी रखा हुआ है, तो जैसे ही आप उसको छूते हैं, छूना यानी कि टेक्चुअल वाला, तो जैसे ही आपने उसको छुआ तो आपको पता चल गया कि ये गर्म है ना, और ये जो संदेश था वो आपके माइंड में चला गया। तो ये क्या था, आपका टेक्चुअल परसेप्शन। और ये किसके अंदर आ रहा है, एक्सटर्नल परसेप्शन के अंदर, यानी कि बाह्य प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ रहा है। और ये किसका हिस्सा है, लौकिक प्रत्यक्ष का हिस्सा है। तो प्रत्यक्ष के अंदर ऑर्डिनरी परसेप्शन, ऑर्डिनरी के अंदर एक्सटर्नल परसेप्शन, यानी कि लौकिक प्रत्यक्ष के अंदर बाह्य प्रत्यक्ष यानी जो बाहरी रूप से। तो बाहरी रूप से ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो हमें चीजों के संपर्क में लाती हैं, और इस आधार पे हम किसी भी चीज के प्रत्यक्ष होने का या उसके प्रूफ का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, वैलिड नॉलेज की हाँ ये चीज वास्तव में रियल में एग्जिस्ट करती है। दूसरा है इंटरनल परसेप्शन, तो ये है मानस प्रत्यक्ष। तो ये जो मानस प्रत्यक्ष है ये है हमारे माइंड और ऑब्जेक्ट के बीच का जो संबंध है या संपर्क है वो है। क्योंकि ये कैसे, देखिए ये बिल्कुल बाहर से उलट है, इसको समझिए, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी तौर पे है, तो आंखें आपकी बाहरी तौर पे हैं, अगर उसने किसी चीज़ को देखा तो कांटेक्ट सीधे सीधे स्टैब्लिश हो गया। अगर आपने जो है नाक से किसी चीज़ को सूंघा तो वो बाह्य तौर पे उसका जो सीधे सीधे दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट और आपके सेंसेस के बीच में। ठीक है, यानी कि नाक और उस महक के बीच में, किसी भी चीज़ की जो भी महक आपको समझ में आ रही है। फिर स्पर्श में भी यही चीज़ है टेक्चुअल के केस में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वाद संबंधी, तो आपकी जो जीभ ग्रंथि है वो डायरेक्टली टच में आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट हो रहा है सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट के साथ। और यही चीज़ है ऑल्फैक्ट्री। ठीक है, इन सारे 5 केसेस में, 5 मामलों में हमने क्या किया, बाह्य तौर पे, एक्सटर्नल तौर पे हमने ऑब्जेक्ट के साथ सेंसेस का इंटरेक्शन हो रहा है। जबकि इंटरनल परसेप्शन में क्या हो रहा है कि हम मन में किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, कुछ सोचते हैं अंदर, तो ये क्या हो रहा है, इंटरनल परसेप्शन हो रहा है। हमारी जो छठी इंद्रिय यानी जो हमारा मन है, ठीक है, वो किसी भी वस्तु या परिस्थिति के बारे में सोच रहा है और उससे कांटेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने अपने मन में इच्छा की, काश यार मेरे पास ना वो नया वाला एंड्रॉयड फ़ोन होता, कितना अच्छा था। तो आपके दिमाग में, आपने अगर कहीं ऐड देखा है, विजुअल देखा है, आपके दिमाग में नए वाले एंड्रॉयड फ़ोन का विजुअल बन जाएगा। तो वो फ़ोन एक्चुअल में तो आपके सामने नहीं है, लेकिन आपके माइंड में उसकी इमेज बनी। तो आपके माइंड ने, आपका माइंड जो कि 6th सेंस है, वो भी सेंस ऑर्गन है, लेकिन वो इंटरनल यानी कि मानस प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, इसीलिए क्योंकि वो बाकी 5 से अलग है, भिन्न है। तो जो आपका माइंड है उसने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया किसके साथ, उस एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसके एग्जाम्पल में क्या चीज़ें आती हैं, आपकी फीलिंग्स, डिज़ायर, विशिंग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो और उसके अलावा प्रत्यक्ष का जो दूसरा मेजर जो हिस्सा है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष, जो इस लोक से संबंधित नहीं है। तो उसके भी 3 प्रकार हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगजा प्रत्यक्ष। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हमें पढ़ना है, हमें मेनली जो पढ़ना है वो ऑर्डिनरी परसेप्शन के बारे में पढ़ना है। बट मैं लेकिन इस स्लाइड में आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर बताऊंगी, ताकि अगर ये टर्म्स आ जाएं तो आपको कम से कम पढ़ा हुआ रहे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी परसेप्शन जो हमने पढ़ा, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन जो मैंने आपको बताया, जो कि एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। ठीक है, जिसको हम सेंस ऑर्गन के बेसिस पे 2 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब इस बात को समझिए
कि हम इसको ऑर्डिनरी परसेप्शन को सेंस ऑर्गन के आधार पर दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आती है हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो, और इंटरनल में आता है हमारा माइंड जो कि हमारी छठी इंद्रिय, जो कि हमारा 6th सेंस है। ठीक है, तो ये हो गए 2। अब फर्दर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है 3 हिस्सों में। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द मोड्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोड्स समझने हैं, मतलब वो तो हमने कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ परसेप्शन, कैसे हम किसी चीज को जो है ना परसीव कर रहे हैं, कैसे हम उसके प्रत्यक्ष होने का नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं, कैसे उससे वैलिड नॉलेज निकाल रहे हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ऑर्डिनरी परसेप्शन के क्लासिफिकेशन में देयर आर 3 टाइप्स, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, डिटर्मिनेट परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन परसेप्शन। तो इसको ऐसे समझिए कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रत्याभिज्ञान कहा गया है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं लास्ट में एमसीक्यू में आपको बताऊंगी, दिसंबर 2019 में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था, इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला जो प्रकार है इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, यानी कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ये क्या चीज़ है? इनडिटर्मिनेट, जो डिटर्मिनेट नहीं हो। बहुत आसान भाषा में अगर एक लाइन में समझें तो किसी वस्तु के बारे में निश्चित और ठीक ठीक ज्ञान ना होना। जब आप बता नहीं पाएं कि कोई चीज़ एग्जैक्टली उसका कलर, साइज, हाइट, नेम वगैरह वगैरह क्या था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हम नॉलेज गेन नहीं कर पा रहे हैं, वैलिड नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं, तो ये क्या है? इनडिटर्मिनेट परसेप्शन है। इट इज़ अ प्योर सेंसेशन विदाउट एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब आपको सिर्फ सेंसेशन होती है कि हाँ कुछ तो देखा था ऐसा ऐसा, लेकिन आप बिल्कुल अच्छे से ना ठीक ठीक ये बता नहीं पाते कि वो ऑब्जेक्ट था क्या, आखिर क्या चीज़ देखी आपने, क्या गुजर गया आपके सामने से। निर्विकल्पा इज नॉट प्रिडिक्टेड। ठीक है, निर्विकल्प जो है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब हमें पता ही नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो ठीक ठीक क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था, उसका साइज क्या है, उसका हाइट क्या है, वो कैसा था देखने में, या उसका कलर, शेप वगैरह क्या क्या था, तो हम नहीं बता पाएंगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज़ नॉट रिलेशनल। रिलेशनल, अब आप किसी चीज़ से रिलेट कैसे करेंगे? अगर किसी चीज़ को आपने पहचाना ही नहीं तो आप कैसे रिलेट करेंगे? हाँ यार ये ऐसा दिखता था, या फिर ये जो चीज़ मैंने देखी ये इस कलर की थी, या आप उसको किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करके, हम किसी चीज़ को समझते कैसे हैं? किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करके ही समझते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है तो ये चीज़ होती है। तो जब हमने उसको देखा ही नहीं, हमारी मेमोरी में जितनी चीज़ें स्टोर्ड हैं उनमें से किसी भी चीज़ से कंपेयर करने लायक हमने उस चीज़ को देखा ही नहीं, तो हम उसका संबंध स्थापित नहीं कर पाते, हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे जब तक हम उससे रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है वी कांट डिटर्मिन इट्स फीचर्स लाइक कलर, शेप, साइज एटसेट्रा विच मीन्स इट कांट बी एक्सप्लेन थ्रू आवर वोकैबुलरी। जब हम अपने शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु या किसी स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो स्थिति होती है ये कहाँ आती है? ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अंदर बनती है, यानी इनडिटर्मिनेट परसेप्शन के अंतर्गत बनती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज ओनली प्रूव थ्रू इन्फेरेंसेस नॉट बाय परसेप्शन। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अंदर आती हैं, परसेप्शन के आधार पे, यानी प्रत्यक्ष के आधार पे हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। इन्फेरेंसेस मीन्स अनुमान लगाना। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ शायद ऐसी रही होगी या कुछ कुछ ऐसी दिखती होगी। अब इसको इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सपोज यू वेंट टू मीट योर फ्रेंड एंड ही और शी आस्क्ड यू अबाउट सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हैव यू सीन सो एंड सो थिंग ऑन योर वे? In such condition, you will not be able to identify that object specifically and in a distinguishable manner, right? As a result, you will be having indeterminate perception as you don't have valid or true knowledge about that particular object. ठीक है, सपोज आप अपने दोस्त से मिलने अपने घर से निकले और आप जा रहे थे, आपने रास्ते में तमाम चीज़ें देखी, सड़क से गुजरते हुए बहुत सारी चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ती है, तो आपने एट अ ग्लांस, एक सरसरी निगाह से आप हर चीज़ से गुजरते गए, सब कुछ देखते हुए चले गए। जब अपने दोस्त के घर पहुंचे तो आपके दोस्त ने आपसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ तुमने वो होर्डिंग देखी थी क्या? अब आप सोचते, आप दिन में हम इतनी सारी चीज़ें जब हम गुजरते हैं कहीं से भी तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं, हर तरह की महक को भी हमारी मेमोरी जो है वो नोट करती है, हर तरह के विजुअल को भी नोट करती है, लेकिन हमें जो चीज़ें काम की होती हैं, हमारे मतलब की होती हैं, हम वही चीज़ें बहुत कॉन्क्रीट तरीके से अपने दिमाग में, हमारी मेमोरी में वो फीड होता है। लेकिन जब हम एट अ ग्लांस, हम वॉकिंग थ्रू द रोड, मतलब हम कहीं किसी सड़क से गुजर रहे हैं और एट अ ग्लांस हम कोई चीज़ देखते हैं, उस समय हम चीज़ों के बारे में ठीक ठीक इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड नहीं कर रहे होते हैं।
दिस इज नॉट द प्रोसेस। सो अब अगर आपके दोस्त ने किसी एक पर्टिकुलर होर्डिंग के बारे में पूछा और आप जब चले आ रहे थे तो आपको थोड़ी ना पता था कि वो आपसे कोई ऐसा कुछ पूछ लेगा, तो आपने क्या बोला, हाँ यार कुछ था पर पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। आपका जवाब कैसा होगा कि हाँ कुछ देखा तो था बट आई एम नॉट श्योर कि मतलब था कि नहीं था, क्योंकि आपको एकदम एग्जैक्टली कॉन्क्रीट ये नॉलेज नहीं है कि आपने ऐसा कुछ देखा था या नहीं देखा था। हो सकता है हो भी और हो सकता है नहीं भी हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन है, जब आपके पास ट्रू नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, या वैलिड नॉलेज नहीं है, आपको उसकी कलर, शेप, साइज, या उसको आप दूसरी चीज़ों से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मतलब मैंने इसको आप किसी भी चीज़ को कब पहचानते हैं, आप उसे किसी दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिल्कुल अलग। तो जब आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो विच मीन्स कि ये जो स्थिति है ये इनडिटर्मिनेट परसेप्शन की स्थिति होती है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष की स्थिति होती है। ठीक है, एक लाइन में समझे तो किसी वस्तु के बारे में निश्चित और ठीक ठीक ज्ञान ना होना, ठीक है, उसका निर्धारण नहीं कर पाना, दिस इज इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। अब इसका जो दूसरा प्रकार है दैट इज सविकल्प प्रत्यक्ष, यानी कि डिटर्मिनेट परसेप्शन। ये बहुत ही ईजी है, आपने इनडिटर्मिनेट समझ लिया, उसका एकदम ऑपोजिट है डिटर्मिनेट, किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित और एकदम सटीक ज्ञान होना। इट इज अ डिटर्मिनेट परसेप्चुअल कॉग्निशन, किसी चीज को हम पहचान लेते हैं, ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब एकदम सही सही, एकदम सटीक, ठीक है। तो जब आपने किसी चीज को बिल्कुल अच्छे से पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये आता है डिटर्मिनेट परसेप्शन के अंदर। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट इज डिटर्मिन्ड बाय सर्टेन क्वालिटीज एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव डिटर्मिन्ड दैट दिस इज एन एप्पल, तो हमको पता है कि एप्पल है, ये अमरूद से अलग है, ये लेमन से डिफरेंट है, या ये दूसरे फ्रूट से डिफरेंट है, तो उसके कुछ अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से आप उसको एप्पल कह रहे हैं। आपने बचपन से सीखा है कि ये अगर ऐसा शेप होता है या रेड कलर का होता है, ये ऐसा होता है, आपने विजुअल्स में अपनी बुक्स में देखा है, आपने मार्केट से देखा है, तो हम बचपन से सीखते हैं कि विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इफ सम ऑब्जेक्ट इज देयर इट इज कॉल्ड दिस, and if we have seen some yellow colored small fruit like object or something, so we'll say this is lemon. So there are distinguishable characters, color, shape, size, everything about each and every character or object, so we can distinguish it. So in this case the object is determined by certain qualities and distinguished from different objects. Whenever language is used it is called cervical perception. अब जाहिर सी बात है, किसी चीज़ के बारे में अगर आपको सही सही जानकारी है तभी तो आप उसे अपने वोकैबुलरी में, अपने शब्दों में आप उसका विवरण दे पाएंगे, समझा पाएंगे कि हाँ यार मैंने ना ये चीज़ देखी। आपको भाषा के माध्यम से पता है कि आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे ये कहेंगे, पेड़ कहेंगे, आपको पता है हरे कलर का है, उसके अंदर ब्राउन कलर की ब्रांचेस हैं, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, तो इस तरह का जो भी शेप हम देखते हैं उसको हम ट्री या पेड़ कह देते हैं, ठीक है। तो ये आप भाषा के आधार पर आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हमेशा जब वोकैबुलरी में हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर पाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्विकल परसेप्शन, यानी कि डिटर्मिनेट परसेप्शन। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेट परसेप्शन। और इसका एग्जांपल वही, जैसे अगर मैं कहूँ इट इज़ अ ट्री, तो देखिए डायरेक्ट एकदम आपकी जो सेंसेस हैं उसके साथ इसका कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी परसेप्शन के, और ऑर्डिनरी परसेप्शन में क्या होता है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स का ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्शन जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। उसमें भी हम 3 प्रकार पढ़ रहे थे, पहला इनडिटर्मिनेट था, दूसरा डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट जब हम चीज़ों को सही सही तरीके से पहचान पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ ट्री, ही इज़ अ मैन, देयर इज़ अ काउ, तो ये जो चीज़ें हैं जब हम बता पा रहे हैं सही सही, तो ये हो गया हमारा सर्विकल्प यानी कि डिटर्मिनेट परसेप्शन। इसके बाद आता है हमारा रिकग्निशन यानी कि प्रत्याभिज्ञाना, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगी, इससे यहाँ पे आप इसको जे पढ़ रहे हैं ना, प्रत्याभिजना करके, लेकिन आपको पता होगा कि इस तरह की भाषा में अक्सर क्या होता है ना, ज्ञ को हम इंग्लिश में जे लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपने ज्ञानपीठ अवार्ड सुना होगा, बहुत पॉपुलर अवार्ड है। तो ज्ञानपीठ को अक्सर जब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स में जहाँ भी कवर किया जाता है तो जननपीठ लिखा रहता है, जे लिखा रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बात हो रही है प्रत्याभिज्ञाना, तो इंग्लिश में प्रत्याभिजना लिखा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मीनिंग है क्या, रिकॉग्निशन, जब हम रिकॉग्निशन के आधार पे किसी चीज़ को पहचानते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने शॉर्ट में हिंदी में 2 लाइन में यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है कि अतीत में देखी गई किसी वस्तु या परिस्थिति के वर्तमान में सामने आने पर उसे अपनी स्मृति के आधार पर पहचान लेना और अपने पूर्व ज्ञान को उस वस्तु पर ठीक तरह से लागू कर लेना, ठीक है। आपने आज से 5 साल पहले कहीं आप चिड़ियाघर में गए थे, जू में गए थे, आपने कोई एनिमल देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने हॉर्स देखा था, उसके बाद आपने कभी नहीं देखा, लेकिन 4 साल 5 साल बाद आपने जो है दोबारा से हॉर्स देखा, तो आपकी मेमोरी में जो वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी
आपने वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकाली और उसको अप्लाई कर दिया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओ दिस इज़ अ हॉर्स, तो आपको ये पता चला कि आपने 5 साल पहले देखा था बट इट वॉज स्टोर्ड इन योर मेमोरी, और आपने वहाँ से निकाल के और उसको अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपने उसको पहचान लिया। तो ये क्या है, रिकॉग्निशन का प्रोसेस है। अब जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है, अब ये समझिए, जनरली स्पीकिंग ऑल सविकल्प परसेप्शन आर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक को बिल्कुल सही तरीके से पहचान पा रहे हैं तो वो क्या होता है, वो डिटर्मिनेट होता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेट में और रिकॉग्निशन में फ़र्क क्या है? डिटर्मिनेट में है कि कोई चीज़ आपके ठीक एकदम सामने सामने है, उसी समय है, और जो रिकॉग्निशन है इसमें क्या है, आप पुरानी मेमोरी से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल करके अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, बहुत महीन सा अंतर है। तो जैसे कि वो वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग वाले कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, मतलब या ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, इस तरीके से, तो अगर मैं उस भाषा में कहूँ तो जितने भी रिकॉग्निशन के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं मोस्टली जो है वो क्या होंगी, सविकल्प परसेप्शन, क्योंकि हम उसको ठीक ठीक पहचान लेंगे। तो जो रिकॉग्निशन के अंदर आएंगे वो क्या होंगे, डिटर्मिनेट परसेप्शन जो है उनको कहा जा सकता है। लेकिन ये है 3 टाइप के, इसलिए ये जानना जरूरी है। दूसरा है रिकॉग्निशन मीन्स नोइंग अ थिंग एज दैट वाज नोन बिफोर टू द कॉग्नाइजर, ठीक है, कि जो पहचानने वाला है उसने किसी चीज़ को पहचान लिया अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कि अरे ये चीज़ तो मैंने देखी थी, ये है सिमिलर। फिर है टू रिकॉग्नाइज मीन्स टू कॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट वंस अगेन एज इट वॉज एक्सपीरियंस्ड और कॉग्नाइज बिफोर, ठीक है, किसी चीज़ को ठीक उसी रूप में पहचान लेना जैसे उसको पहले पहचाना गया था या जिसको उसको पहले जैसे अनुभव किया गया था पूर्व में, पास्ट में। रिकॉग्निशन इज द कॉन्शियस रेफरेंस ऑफ अ पास्ट एंड अ प्रेजेंट कॉग्निशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट समझिए कि रिकॉग्निशन जो होता है वो क्या है, वो कॉन्शियस रेफरेंस ऑफ अ पास्ट। आप अपने अतीत की जुड़ी हुई किसी जानकारी को ना पूरे कॉन्शियस, पूरे सचेत रूप से उस इन्फॉर्मेशन को जो है आप यूज़ कर रहे हैं कि अरे हाँ एक बार मैंने ना ये चीज़ देखी तो थी, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो ये वाली, जैसे आपने बोला अरे यार ये वाली टी शर्ट तो उसके पास भी थी, वो मैंने उसके पास देखी थी, सेम टू सेम टी शर्ट थी यार, डिट्टो। तो आपने क्या किया, आपका जो पास्ट का जो रेफरेंस था आपने अप्लाई कर दिया प्रेजेंट किसी चीज़ को पहचानते समय में, किसी ऑब्जेक्ट को। तो दिस इज रिकॉग्निशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वी कॉन्शियसली ब्रिंग आवर पास्ट कॉग्निशन एंड रिलेट टू द प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि हम सचेत तरीके से, मतलब जानबूझ के जो है अपनी पुराने पास्ट की जो मेमोरी है उसको लेकर निकाल कर अपनी मेमोरी से लाते हैं और उसको प्रेजेंट की सिचुएशन पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। Therefore, we see in many cases recognition is known as determinate perception। इसलिए बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे केसेस में हमको ये देखने को मिलेगा कि हम रिकॉग्निशन को डिटर्मिनेट परसेप्शन के तौर पर देखते हैं, ठीक है। क्यों देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम तभी तो पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब हमें उस चीज़ के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। तो बहुत बारीक सा अंतर है, एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको टी शर्ट वाला एग्जाम्पल दिया या हॉर्स वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। डिटर्मिनेट में क्या होता है कि हम बचपन से वो स्टोर करते जाते हैं तो हमने पहचानना सीख लिया है कि हाँ इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये। तो रिकॉग्निशन बस बहुत ही मतलब माइन्यूट तरीके से अलग है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि क्या रिकॉग्निशन के अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम डिटर्मिनेट या सविकल्प परसेप्शन कह सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ डिटर्मिनेट के अंदर आने वाली सारी चीज़ों को हम रिकॉग्निशन नहीं कहेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो डिटर्मिनेट जो है वो सबसे ज़्यादा ना पुख्ता जानकारी देने वाला या प्रत्यक्ष वाली जो चीज़ है वो है डिटर्मिनेट परसेप्शन, जो सेकंड नंबर पे इससे पहले मैंने आपको बताया। इसी वजह से आप देखेंगे कि न्यायालय में या कोर्ट में जब भी कोई केस होता है तो वहाँ पे गवाहों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों कहते हैं कि ना हाँ गवाह है, कोई गवाह मतलब जिसने एकदम डायरेक्टली वहाँ पे जो प्रेजेंट था, जिसने अपनी आंखों से देखा सामने सामने, तो सबसे ज़्यादा वैलिड नॉलेज उसी को माना जाता है कि कोई गवाही दे दे आके कि हाँ हमने देखा था इस घटना को होते हुए या किसी ने ऐसा किया था, तो सबसे पहला प्रूफ वही माना जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेट परसेप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने ऑर्डिनरी के तीनों जो टाइप्स थे वो हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ परसेप्शन। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी, जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था जिसमें ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पीछे जाके आप देख लीजिएगा वीडियो को। देन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष है, उसके अंदर इट प्रोवाइड्स नॉलेज इवन विदाउट द सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट। अब जैसे अलौकिक है जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है, ठीक है, यानी कि इस संसार से परे है, अलौकिक है, कहते हैं ना अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, जो उस तरह के शब्द होते हैं, तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया है। और इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि अनयूजुअल मैनर में होता है, मतलब कि यूजुअली जो आमतौर पे हमारा जो सेंस कांटेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के साथ उससे ये टोटली डिफरेंट है, ये वैसा नहीं होता है, ठीक है, ये अलौकिक तरीके का होता है ना।
इसके टाइप समझने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इन जनरल। तो ये बिना सेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट के ही हमको नॉलेज प्रोवाइड करा देता है। इट अराइजेज वेन एवर द कॉन्टेक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन्स एंड ऑब्जेक्ट अकर इन एन अनयूजुअल मैनर। ठीक है, अब आपने ध्यान लगाया और ध्यान में यहाँ बैठे बैठे आप कहीं और पहुंच गए और आपने वाकई में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष भी है लेकिन ये अलौकिक है, बहुत ही अनयूजुअल तरीके से हो रहा है, साधारण तौर पे नहीं हो रहा है। इन दिस केस एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली प्रेजेंटेड टू द सेंस ऑर्गन्स बट इट इज रिट्रीव्ड इन मेमोरी थ्रू द पास्ट कॉग्निशन ऑफ इट एंड इज परसीव्ड थ्रू रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें इस तरह की के मतलब अलौकिक प्रत्यक्ष यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारी आंखों के सामने या हमारे किसी भी सेंस ऑर्गन के सामने, आंख, नाक, कान, जीभ और टच यानी कि स्किन, इन सब के सामने जो है ना वो प्रत्यक्ष रूप में ना एकदम रियलिटी में वो चीज़ें सामने नहीं होती हैं, बल्कि हम उसको अपनी मेमोरी से निकाल मतलब सोच करके और तब उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि मेमोरी से तो हम उसमें भी निकालते हैं रिकॉग्निशन में, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट आपके सेंस के कांटेक्ट में आ रहा है। लाइक आपने अगर दोबारा येलो टी शर्ट देखी एज इट इज जो आपके फ्रेंड के पास थी, तो आपके सेंसेस के सामने वो दोबारा आई है, तब आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है अपनी मेमोरी से रिट्रीव करके। लेकिन जब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, या जो भी चीज़ के बारे में, अगर हम किसी महक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके सामने आपके सेंसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पे एंड देन उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आइस लुक्स कोल्ड, ठीक है, या फायर फील्स हॉट। तो ये आपने कभी फील किया होगा इन योर पास्ट, तो आप ये उस आधार पे कह दे रहे हैं ना आइस लुक्स कोल्ड, क्योंकि आपको पता है कि वो टच करने पे ऐसा लगता है, पर आपके सामने आइस नहीं थी, आपने हाथ में नहीं छुआ, लेकिन फिर भी आपने बता दिया। कैसे? अपनी मेमोरी से रिट्रीव करके। तो जो ऑब्जेक्ट था वो आपके सेंसेस के सामने टच में नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन के, जो मैंने आपको बताया, जिसको कहते हैं सामान्य लक्षण प्रत्यक्षण यानी कि SLP शॉर्ट में, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। दूसरा है JLP यानी कि ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। इसको भी देखिए मैंने यहाँ पे जन लिखा हुआ है ना, जो मैंने आपको बताया था कि ज्ञान को अक्सर इस तरीके से इसमें लिखा जाता है, जैसे ज्ञानपीठ में लिखते हैं, प्रत्याभिज्ञाना में लिखा था रिकॉग्निशन वाले में, वैसे ही ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये होता है JLP। और तीसरा होता है योगजा प्रत्यक्ष। ठीक है, योगज प्रत्यक्ष। तो ये तीनों क्या है, इन शॉर्ट मैं ये भी बता देती हूँ आपको। इफ वी परसीव properties pertaining to universal in an individual member of a class, it is termed as SLP. Universal and particular are perceived in an extraordinary way. Example, cowness of cow और tableness of table। ये मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जब इसमें हम कह रहे हैं यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर आर परसीव्ड इन वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे, इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। कैसे? आपने कहा कि किसी भी गाय को आपने पहचाना किसी समय में कि दिस इज अ काउ। ठीक है, जिस समय आपने उस काउ को पहचाना उस समय दुनिया भर की जितनी भी काउ हैं, ठीक है, हमने कैसे कहा कि वो काउ है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काउ के, कि वो मिल्क देती है, उसके सींग होती हैं, है ना, या वो किस तरह का उसका शेप होता है, किस तरह की वो दिखती है, इस आधार पे हमने उसको पहचाना। लेकिन अब जब हम सिर्फ एक गाय की बात कर रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन अगर हम इसको थोड़े बड़े लेवल पे देखें, जब हम उस एक की बात कर रहे हैं तो वो किसी एक ग्रुप का या किसी एक क्लास का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। सारी की सारी गायें दुनिया भर में जितनी भी होंगी वो सब की सब वैसी ही दिखती होंगी, है ना। तो ये जो फैक्ट है वो उसके साथ छिपा हुआ है ना, वहीं पर हम उस वक्त हम रियलाइज नहीं करते हैं उस टाइम में जब हम उस एक को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है जो सिमिलर बनाती है। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को? इसको भी जैसे समझिए कि टेबल की बात करूँ, मैं कहूँ दिस इज अ टेबल, ठीक है। अब टेबल जो है वो ऐसी होगी कि कोई टेबल जो है उसमें 2 पाए होंगे, ठीक है, 2 लेग्स वाली होगी, कोई 1 सिंगल लेग वाली होगी, कोई 4 लेग्स वाली होगी, कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी, बट हम सबको टेबल कह देते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो उन सब को यूनिवर्सल बनाती है? वो पर्टिकुलर है बट वो यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती है। लाइक मैं अगर टेबल कहूँ तो सारी की सारी टेबल एक क्लास को बिलोंग करती हैं कि वो टेबल हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है, जो टेबलनेस है, टेबल का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो दुनिया की सारी टेबल्स में सिमिलर होगा।
वो है कि हम उसको यूज करते हैं ना बुक्स रखने के लिए या कोई सामान रखने के लिए, मतलब उसके ऊपर एक सरफेस होगी। तो ये जो टेबलनेस का जो उसका कैरेक्टर है ना, ये यूनिवर्सली दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे वो सिमिलर है। तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से ये सिमिलैरिटी हमको मिल रही है ना। तो कोई एक ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे सामने जो टेबल है, वो उस पूरी दुनिया भर की जितनी भी टेबल्स हैं, जितनी भी तरह की, उसका वो रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य यानी कि यूनिवर्सल, मतलब सार्वत्रिक, जो सब जगह फैला हुआ है। लक्षण यानी कि मेडिटेट, एंड प्रत्यक्ष जो कि सामने है। तो इस तरीके से मिलकर के ये बना है। वैसे ही काऊ का भी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया कि कोई काऊ हो सकता है ब्लैक कलर की हो, कोई हो सकता है स्पॉटेड वाली हो, कोई वाइट कलर की हो, कोई 6 लीटर का मिल्क देती हो, कोई 4 लीटर्स मिल्क देती हो। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, बट देयर इज वन थिंग कॉमन इन ऑल द काउज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज काउनेस। ठीक है, जिस आधार पे आप पहचान लेते हैं। मान लीजिए एक्सेप्शन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी गाय की हो सकता है कि 4 की जगह भाई 5 पैर हो, या किसी के पैर में से जो है अलग से निकला हो, या बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं। हम सब सारे के सारे दुनिया में इंसान क्या है, वो एक जैसे ह्यूमंस की बॉडी ऑर्गन्स एक जैसे हैं, बट किसी के हाथ में हो सकता है कि 6 उंगलियां हो, कभी कभी किसी के पैर में 6 उंगलियां हो जाती हैं, बट हम फिर भी उसको एज ए ह्यूमन ही रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो जो ह्यूमननेस की जो प्रॉपर्टी है, वो एक इंडिविजुअल और एक यूनिवर्सल दोनों को मिलाकर हमारे सामने प्रेजेंट करती है। दिस इज कॉल्ड सामान्य लक्षण प्रत्यक्षण, दैट इज SLP। ठीक है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, JLP, यानी कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज परसीव्ड थ्रू अ सेंस ऑर्गन while normally it would be perceived by another sense organ, this perception is termed as JLP। ठीक है, कि कोई चीज़ है, नॉर्मली अगर हम उसको देखते हैं तो हम दूसरे सेंस ऑर्गन से देखेंगे, ठीक है, बट जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन में बात करें तो हम उसको दूसरे ही तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडलवुड ट्री मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे अगर आपने कभी चंदन के पेड़ की खुशबू आपने महसूस करी, आपको पता है कि हाँ चंदन के पेड़ की खुशबू ऐसी होती है, आप किसी सड़क से गुजर रहे थे, आसपास से आपको वैसी ही कुछ स्मेल आई, तो आपने तुरंत पहचान लिया और आपने कहा कि मतलब कि यहाँ पे लग रहा है कि पेड़ है। लेकिन जब आप जो है गए तो पता चला कि वहाँ पे चंदन का पेड़ नहीं था, हो सकता है कोई फैक्ट्री थी जहाँ पे चंदन वाली धूप बत्ती थी, बट वो स्मेल आप पहचानते थे, है ना। तो आपको कंफ्यूजन सा हो गया। तो इसी तरीके से आइस के बारे में भी है कि मतलब मान लीजिए कि बर्फ आपने पास्ट में कभी एक्सपीरियंस करी है, कभी देखी है ना, कि बर्फ, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने पास्ट में कभी बर्फ देखी है ना, और आप अपनी मेमोरी से रिट्रीव करते हैं उस चीज़ को, है ना, जो एग्जाम्पल मैंने पीछे दिया था ओवरऑल में, तो आप उस आधार पे कह सकते हैं आइस लुक्स कोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, जो आपने अपने ज्ञान के आधार पे आपने ये अनुमान लगा के बता दिया कि हाँ ये ऐसा है। इस स्थिति में, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष की स्थिति में क्या होता है, कई बार इल्यूजन होने की संभावना होती है, भ्रम पैदा होने की संभावना होती है, क्योंकि आपका जो अर्जित ज्ञान है वो कभी कभी गलत हो भी सकता है। सपोज क्या, बहुत दूर से आ रहे थे, सामने आपको जो है एक बादल जैसी लेयर जैसी दिख रही है ना, आपको लग रहा है दूर से ऐसा लग रहा है देखने में कि अरे ये पानी जैसा कुछ है, लेकिन आप पास आए तो आपको पता चला कि नहीं ये तो मतलब कुछ और ही था, ड्रिजल जैसा कुछ था या कुछ ऐसा चीज़ था, मतलब पानी है ही नहीं, कुछ और था, या धुआं था या समथिंग था, बट दूर से आपको इल्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टोर्ड ज्ञान किया था, आपके अंदर जो ज्ञान था उसके आधार पे आपने ये निष्कर्ष निकाला जो गलत हो गया। तो इसमें कभी कभी इल्यूजन होने की संभावना भी रहती है। तो ये हो गया ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष यानी JLP। इसकी खास बात बस एक लाइन में यही समझ लीजिए कि जो आमतौर पे हम किसी और सेंस ऑर्गन से करेंगे जो भी काम, वो हम किसी और सेंस ऑर्गन से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते वो शायद हम अपनी नाक से सूंघ के बता रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे फर्क हो रहा है और स्टोर्ड मेमोरी के आधार पे होता है। तो ये हो गया JLP यानी कि ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, इंट्यूटिव नॉलेज गेन्ड बाय एन एनलाइटेंड बीइंग इज टर्म्ड एज योगजा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये तो मतलब जो बहुत ही ज्ञान प्राप्त या सिद्ध पुरुष होते हैं या सिद्ध लोग होते हैं ना, एनलाइटेंड लोग होते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है योगज प्रत्यक्ष, की जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको जो कहते हैं ना, इनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है, ये सब देख सकते हैं, सर्वकालदर्शी हैं। तो मतलब हमारे जो पुराने जो वेदा है, अद्वैत वेद का जो दर्शन, वेद दर्शन है, जो पूरी फिलॉसफी है, उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति योग से अपने को साध के उस पॉइंट तक ले जाए, इतना ज़्यादा अपनी इंद्रियों को इतना एक्सटेंडेड बना ले, तो कोई भी इंसान इतना ज़्यादा सुपर पावर वाला हो सकता है जो
सब कुछ देख सके और सब कुछ बता सके, जिसको हम सर्वज्ञाता कह सकते हैं, जो पास्ट भी देख सके, फ्यूचर देख सके, सब कुछ देख सके। और जो मिस्टिक और योगीज होते थे वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये वाला जो परसेप्शन होता है, तो ये तो मतलब सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, और इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी की इस कैटेगरी में रखा गया है, योगज प्रत्यक्ष। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन के तीनों टाइप्स। अब हम आ जाते हैं अनुमाना। मैंने सबसे, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रमाणा। प्रमाणास के अंदर 6 टाइप्स थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा क्या, प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रकार पे, यानी कि अनुमान, यानी कि इन्फेरेंस। अनुमान मतलब गेस करना, है ना, किसी चीज का अंदाजा लगाना। तो अनुमाना इज सच नॉलेज विच फॉलोज फ्रॉम अदर नॉलेज। अनुमान क्या होता है, एक चीज हमारे पास जानकारी होती है, उसको फॉलो करते हुए उसके आधार पे हम दूसरी जानकारी या दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये होता है अनुमाना। अनु मीन्स आफ्टर, माना मतलब कॉग्निशन यानी कि पहचानना। तो कुल मिला के अनुमाना का मतलब हो गया आफ्टर कॉग्निशन, ठीक है, मतलब किसी चीज के पीछे, है ना, किसी चीज के बाद में उसको पहचान लेना। तो इट कंस्टिट्यूट विद एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट और सेंटेंसेस, एंड दीज 3 स्टेटमेंट्स आर अगेन कंस्टिट्यूटेड ऑफ 3 डिफरेंट टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे बना हुआ है। जो अनुमाना है ना, ये इसमें कम से कम 3 सेंटेंसेस तो होंगे ही होंगे। जो अनुमाना वाले हैं, वो जो 3 सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर फिर 3 टर्म्स होते हैं अलग अलग। उनको क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो भी मैं आपको एंड में क्वेश्चन बताऊंगी, पर अभी आप इसको टर्म्स को समझिए। तो 3 सेंटेंसेस होंगे। एक होगा जो पहला सेंटेंस, उसको कहते हैं मेजर प्रेमाइस, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस और कंक्लूजन। 2 सेंटेंसेस होंगे, यानी कि मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस, और उसके आधार पे हमारा तीसरा वाला होता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन जो निकलता है। तो जो मेजर प्रेमाइस होता है उसके अंदर आता है मेजर टर्म, जो माइनर प्रेमाइस होता है उसके अंदर आता है माइनर टर्म, और उन दोनों को जोड़ने वाला एक टर्म होता है जो कि मेजर और माइनर दोनों में होता है, ठीक है। उस टर्म को हम कहते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। वो लिंक करता है मेजर प्रेमाइस और माइनर प्रेमाइस को, ठीक है। और उसके आधार पर हम निकालते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में तो आपके मेजर और माइनर दोनों ही टर्म्स आते हैं। जो मिडिल टर्म है उसके लिए अलग से कोई सेंटेंस नहीं है। मिडिल टर्म जो है वो दोनों को जोड़ने का काम करता है। देखिए मैंने इसलिए लिखा है। और इसके हिंदी टर्म्स तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो जो मेजर टर्म है उसको कहते हैं साध्य, जो माइनर टर्म है उसको कहते हैं पक्ष, और जो मिडिल टर्म है उसको कहते हैं हेतु या हेतिक, ठीक है। हेतु मतलब के लिए, यानी कि रीजन, यानी कि कारण, जिसकी वजह से वो दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों सेंटेंसेस जुड़े हैं। मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। तो इसको हेतिक भी कहते हैं और हेतु भी कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हेतिक हेतु। हेतु इज सेतु, सेतु मीन्स ब्रिज, ब्रिज मतलब जो दोनों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मेजर और माइनर को जोड़ता है। मेजर जो साध्य है, ठीक है, और माइनर जो पक्ष है। तो ऐसे समझ लीजिए, मेजर यानी बड़ा, तो साध्य, माइनर यानी पक्ष मतलब छोटा, और हेतु, ठीक है। तो साध्य, हेतु, पक्ष, तो ये हैं 3 टर्म्स। ये तीनों आपने समझ लिए हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बार दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ये दिया गया है इसमें, ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर। जितनी भी चीजें जिनमें धुआं होता है ना, मतलब वहां आग है। माइनर प्रेमिस कहती है दिस हिल हैज स्मोक। अब पहली वाली जो बात थी, मेजर प्रेमाइस की जो बात थी, जो वृहद पद था, उसमें मतलब वृहद पद जो है वो उसमें हमने क्या कहा, जो ये पहली वाली आधारिका थी उसमें हमने बोला ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर। जितनी भी चीजों में धुआं होगा वहां पे आग है। फिर दूसरी लाइन में हम कह रहे हैं कि इस पहाड़ी पे धुआं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके आधार पे हम दोनों को रिलेट करें, तो अगर इस पहाड़ी पे धुआं है मीन्स यहाँ पे आग है, क्योंकि पहली वाली लाइन ये कह रही थी कि जितनी भी चीजों में धुआं है उन सब में आग है, और फिर हम कह रहे हैं कि इस पहाड़ी में धुआं है, इसका मतलब यहाँ पे ये आग है। कंक्लूजन क्या निकला, देयरफॉर दिस हिल हैज फायर। तो ये हमने समझ लिया कि 2 स्टेटमेंट के आधार पे हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, मतलब कि नॉलेज फॉलोड बाय द अदर नॉलेज, ठीक है। ये नॉलेज हमको कैसे मिल रही है, पहले वाले के आधार पर मिल रही है। उन दोनों के बीच में रिलेशन है, तभी हम ये जान पा रहे हैं कि कंक्लूजन क्या होगा। अब इसी में से आप समझिए, जो सबसे बड़ी बात थी फायर, जो सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस था, उसमें जो मेजर जो टर्म था वो क्या था, फायर, ठीक है। फायर है, फायर जो है वो इंडिपेंडेंट है। आग लगेगी ना तभी धुआं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आग नहीं है तो धुआं कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। तो आग क्या है, वो इंडिपेंडेंट टर्म है, तो फायर है, तो वो क्या है, वो मेजर प्रेमाइस में है।
वो बड़े जो जो ऑल वाली बात कर रहा है ना वो मेजर होता है हमेशा, जो ऑल वाली बात कर रहा है। तो जो ऑल वाली बात कर रहा है वो मेजर प्रेमाइस है, और मेजर प्रेमाइस का जो बड़ा टर्म है वो है फायर। तो फायर क्या हो गया आपका मेजर टर्म हो गया। मेजर प्रेमिस पहली वाली मेजर प्रेमाइस है, मेजर प्रेमाइस का मेजर टर्म क्या हुआ फायर। ठीक इसी तरह से माइनर प्रेमाइस है आपकी जो हिल है वो, माइनर प्रेमाइस मतलब सेकेंड वाली जो लाइन है दिस हिल हैज स्मोक, ये पूरी की पूरी लाइन इसको कहेंगे माइनर प्रेमाइस, और इसमें जो टर्म आ रहा है उसको हम कहेंगे माइनर टर्म, यानी कि हिल इज द माइनर टर्म। ठीक है, और जो दोनों को लिंक करता है जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली में बताया था, तो स्मोक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों मतलब यानी कि मेजर और माइनर को लिंक कर रहा है आपस में, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, तो इसलिए स्मोक जो है वो मिडिल टर्म कहलाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अनुमान जो हमने जिस आधार पे लगाया है, जिस संबंध के आधार पे लगाया है, उसको क्या कहते हैं। ये जो रिलेशन है ना स्मोक और फायर के बीच में, इसको हम कहते हैं व्याप्ति। ये भी एक टर्म है जिसको आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। तो व्याप्ति क्या है, व्याप्ति वो रिलेशनशिप है फायर एंड स्मोक के बीच में। आपको अपने पास एक्सपीरियंसेस से ये बात पता है कि फायर और स्मोक के बीच में रिलेशन है। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं होता तो आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि देयरफॉर दिस हिल हैज फायर। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है इसको समझ लेते हैं। व्याप्ति के 3 बेसिक टर्म्स हैं, उनको भी समझ लीजिए। व्याप्ति है क्या, व्याप्ति रेफर्स टू दी स्टेट ऑफ परविजन, है ना। व्याप्ति उस स्टेट को डिफाइन करती है कि आग लगी हुई है, वो स्टेट को जो है डिफाइन कर रही है, और वो स्टेट क्या बताती है कि फायर और स्मोक के बीच में रिलेशन है। कंक्लूड considered as a logical ground of inferences which is one of the means of knowledge। ठीक है, व्याप्ति को ना बहुत ही लॉजिकल आधार माना गया है, तार्किक ग्राउंड माना गया है अनुमान लगाने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो हाँ, तो ये जो व्याप्ति है, व्याप्ति को लॉजिकल ग्राउंड यानी कि तार्किक आधार माना गया है ज्ञान प्राप्ति के लिए। एंड नो कंक्लूजन कैन बी इन्फर्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। अगर हम दो टर्म्स के बीच के संबंध को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। इट गारंटीज द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन। तो जो व्याप्ति है यानी कि जो रिलेशन बिटवीन द 2 टर्म्स है ना, इसको क्या कहा जाएगा, ये जो है ये सत्य की गारंटी देता है कि हाँ इससे आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो एकदम सही होगा। ठीक है, अब इसके जो 3 टर्म्स हैं वो समझ लीजिए, व्याप्य, व्यापक और व्याप्ति। ठीक है, तो व्याप्य क्या है, जो किसी आर्ग्यूमेंट का कंसीक्वेंस है ना। तो जैसे हमने अगर इस वाले एग्जाम्पल में कहें तो परिणाम क्या है, कंसीक्वेंस क्या था कि धुआं फैला, और किस चीज़ का परिणाम था कि आग लगी इसलिए धुआं फैला। तो धुआं कंसीक्वेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का परिणाम है, तो वो क्या कहलाएगा, व्याप्य। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं व्यापक, व्यापक मतलब कि जो एक्शन का जो कारण है, जिसकी वजह से कंसीक्वेंस हुआ है ना, जिसकी वजह से वो परिणाम हुआ है, वो क्या है, व्यापक है। तो फायर क्या है, वो व्यापक है क्योंकि आग की वजह से धुआं हुआ है। तो जो कंसीक्वेंस है आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट मतलब वो जो हमने पीछे से 2 सेंटेंसेस थे उसको हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। तो जो तर्क है उसका परिणाम है कि धुआं निकला, तो धुआं है तो धुआं क्या है, व्याप्य हुआ। ठीक है, और आग जो है वो कारण है ना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन और कंसीक्वेंस, किसी भी परिणाम का जो एक्शन है या जो ऑब्जेक्ट है, जो कारण है, जिसकी वजह से कंसीक्वेंस हुआ है, उसको कहेंगे व्यापक। यानी कि फायर जो है वो व्यापक था पिछले वाले एग्जाम्पल के आधार पे। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे व्याप्ति। द इनवेरिएबल एसोसिएशन बिटवीन व्याप्य एंड व्यापका इज कॉल्ड व्याप्ति। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन आवर स्ट्रॉन्ग पास्ट नॉलेज अबाउट दिस रिलेशनशिप। हमको पता है कि मतलब आग लगेगी तो पानी नहीं बरसेगा, आग लगेगी तो धुआं ही निकलेगा। तो दिस इज इनवेरिएबल रिलेशन, जिसको हम कहेंगे स्थिर संबंध होना, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, यही होगा। तो ये हमको हमारे पास एक्सपीरियंसेस से पता है। तो इसीलिए फायर और स्मोक का एग्जाम्पल के आधार पे आपने व्याप्ति को समझा। तो व्याप्ति जो है वो व्याप्य और व्यापक को जोड़ने वाला टर्म है जो स्थिर संबंध को दिखाता है दो आर्ग्यूमेंट्स के बीच में या 2 टर्म्स के बीच में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जब मेजर टर्म, मिडिल टर्म और कंक्लूजन की बात हो रही है तो उसके जो टर्म्स दिए गए हैं वो याद कर लीजिए। और व्याप्ति क्या है, व्याप्ति जो है वो संबंध है जो किसी भी 2 वस्तुओं के बीच में होता है, जो स्थिर होता है, जो हमको पास्ट नॉलेज के आधार पर पता होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स थे। तो ये व्याप्ति जो टर्म्स है ये आपको समझने थे इन्फेरेंस के संदर्भ में, यानी अनुमान के संदर्भ में।
अब अनुमान के टाइप्स क्या क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं अनुमान के। एक होता है पूर्ववत, दूसरा होता है शेषावत और तीसरा होता है सामान्यतो दृष्टा। ठीक है, तो बहुत ही इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। पूर्ववत यानी कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पूर्ववत मतलब पहले के आधार पे। तो इन पूर्ववत अनुमाना क्या होता है? वी इन्फर द अनपर्सीव्ड इफेक्ट फ्रॉम द परसीव्ड कॉज। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, सीधे सीधे एग्जाम्पल पढ़िए, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। आकाश में काले बादल देख के बारिश होने का अनुमान लगाना। ठीक है, आपने देखा कि अरे काले बादल आ रहे हैं उड़ के, तो आप कहेंगे लगता है आज तो बारिश होगी, तो अभी बारिश हुई नहीं है। ठीक है, दैट इज अनपर्सीव्ड इफेक्ट। इफेक्ट अभी आपको दिखा नहीं है, लेकिन दिख क्या रहा है? कॉज। तो परसीव्ड कॉज। अनपर्सीव्ड इफेक्ट क्या है? बारिश। और परसीव्ड कॉज क्या है? काले बादल, जिसके आधार पे आपने ये सोचा कि बारिश हो सकती है। तो अनुमाना मतलब इन्फेरेंस मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। तो यहाँ पूर्ववत इन्फेरेंस या पूर्ववत अनुमाना में हम क्या करते हैं कि हम अनपर्सीव्ड इफेक्ट के आधार पे परसीव्ड कॉज जो है उसका हम अनुमान लगा रहे हैं। तो अनपर्सीव्ड इफेक्ट मतलब बारिश, जो हमको नहीं पता कि मतलब अभी दिख नहीं रही है हमको, दैट इज अनपर्सीव्ड। लेकिन हमको दिख क्या रहा है? काले बादल दिख रहे हैं ना, दैट इज परसीव्ड, मतलब जो दिखाई दे रहा है। तो कारण है काले बादल, तो वो देखा, उसके आधार पे हमने सोच लिया कि लगता है बारिश होगी, तो ये हो गया परसीव्ड अनुमाना, मतलब पूर्ववत अनुमाना। दूसरा है शेषावत। शेष आवत, हिंदी में कहेंगे शेष, मतलब कि जो शेष बचा हुआ है उसके आधार पे ये अंदाजा लगाना कि क्या हुआ होगा। ठीक उसका उल्टा, पूर्ववत का उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे अनपर्सीव्ड कॉज हो जाएगा और परसीव्ड इफेक्ट हो जाएगा। मतलब इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है बट कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आप अंदाजा लगा करके समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके इलाके में अगर बाढ़ आई हुई है कहीं पर और आप उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, तो आप जब बाढ़ को देखते हैं तो आप अंदाजा लगाएंगे लगता है बहुत बारिश हुई होगी, देयर वाज अ हैवी रेनफॉल, इसीलिए जो है इतना ज़्यादा बाढ़ आ गई है। तो आपने इफेक्ट देखा विच वॉज परसीव्ड, तो परसीव्ड इफेक्ट देख करके अनपर्सीव्ड रीजन का आप पता लगा रहे हैं, कॉज का पता लगा रहे हैं कि अनपर्सीव्ड कॉज इसका जो दिखाई नहीं दे रहा वो ये रहा होगा कि बारिश बहुत हुई होगी इसीलिए बाढ़ आई है। तो ये हो गया शेषावत अनुमाना। तीसरा है सामान्यतो दृष्टा। दिस इन्फेरेंस इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स ऑफ जनरल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल एक है कि मान लीजिए आप किसी सींग वाले जानवर को देखते हैं और आप ये गेस करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि उसके ना दो, जो उसके पैर में जो खुर होते हैं, 2 हिस्से वाले खुर वो होंगे। ठीक है, तो इस तरह का जब भी हम गेस लगाते हैं तो ये सामान्य दृष्टि से लगाया गया अनुमान है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हमने कहा यार इसके सींग है, इस जानवर के ना, जितने भी सींग वाले जानवर होते हैं इनके पैरों में ना खुर भी होते हैं जिसमें 2 हिस्से होते हैं। अब ये आपने सामान्य दृष्टि से देखा और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसा है, लेकिन इन जनरल तो ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश हुआ नहीं है, हमने कभी ऐसा जाना ही नहीं, तो ये हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं और सामान्य दृष्टि से देख कर लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सामान्यतो दृष्टा अनुमाना। ठीक है, तो ये हो गए अनुमान के 3 टाइप्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपमान। ये अगला प्रकार है हमारे प्रमाणास का तीसरा टाइप। प्रमाणास में जो 6 थे, 6 में से तीसरा है उपमाना, जिसका मतलब होता है उपमा देना, कंपैरिजन करना। तो दिस सोर्स ऑफ नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सिमिलैरिटी बिटवीन 2 थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। 2 चीज़ों के बीच में उपमा करना या तुलना करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना। तो ये उस तरह का सोर्स ऑफ नॉलेज है। उप मीन्स होता है सिमिलैरिटी और माना मतलब होता है कॉग्निशन, यानी कि पहचानना। तो समानता के आधार पे या समतुल्यता के आधार पे या सादृश्यता के आधार पे किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ से उपमा देके। तो एक एग्जाम्पल समझिए इसको कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो गिलहरी को देखता है बट वो जानता नहीं है कि हम इसको गिलहरी कहते हैं। ठीक है, और जब वो किसी व्यक्ति से उसके बारे में बताया कि यार मैंने ऐसी कोई ना एक छोटा सा एक एनिमल देखा, तो वो कैसे डिस्क्राइब करेगा? हो सकता है कि उसके सिमिलर जो उसने ऑब्जेक्ट देखा हो तो वो कहेगा कि यार ना ये ना एक रैट जैसा मतलब वो होता है देखने में, और उसकी लॉन्ग फुरी टेल होती है, और लेकिन जो है ना बस उसके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं। तो वो पूरा विजुअल डिस्क्रिप्शन दे करके आपको बताने की कोशिश करेगा उसको रैट से कंपेयर करके। ठीक है, तो it is a small animal like rat but it has a long furry tail and strips on its body, so later he is able to। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए तो उसने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया, और जिसको अपने दोस्त को या अपने किसी भी जिससे वो बात कर रहा है उसने जिसने डिस्क्रिप्शन दिया, तो सामने वाले ने तुरंत पहचान लिया, अच्छा तो वो गिलहरी की बात कर रहे हो शायद।
और उसने उसको ये बताया कि हाँ इसको, इस तरह के जीव को जो तुम बता रहे हो उसको गिलहरी कहते हैं। अब आज उसको ये पता चल गया कि हाँ इस तरह का जो एनिमल होता है उसको हम गिलहरी या स्क्वेरल कहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो उसको पहचान पाएगा। ठीक है, तो उसने इस आधार पर पहचान लिया। अच्छा, उपमाना के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ये एक एग्जाम्पल तो था ही, इसके अलावा ये भी था कि जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर देते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अरे वो मतलब ये बिल्कुल ये चांद जैसा दिख रहा था, बिल्कुल वो ऐसा दिख रहा था, वो इसके जैसा था, बिल्कुल जब दो चीज़ों में हम कंपैरिजन कर देंगे तब भी उपमाना होगा। और ये जो केस मैंने समझाया यहाँ पे भी हम उपमा देख के सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी उपमाना की ही सिचुएशन है। ठीक है, इसमें जो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आपको समझने चाहिए कि ये कैसे हुआ, ये जो पूरा प्रोसेस था इस एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाता है। Having an authoritative statement that a word denotes object of a certain description। तो इसमें क्या होगा कि जो भी इंसान जो बता रहा था ना, जो कि चूहे के चूहे से कंपेयर करके बता रहा था, तो एटलीस्ट उसको अथॉरिटेटिवली मतलब पूरी तरीके से ये बात तो पता है ना कि हाँ चूहा क्या होता है, तभी तो वो चूहे से कंपेयर कर पा रहा है। तो जो ये पहली लाइन है वो यही कह रही है कि जो अथॉरिटेटिव, हैविंग एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दैट अ वर्ड डिनोट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन, की जो एक निश्चित जो विवरण वो दे रहा है, वो जो निश्चित विवरण दे रहा है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको चूहा कहते हैं। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई। दूसरी चीज़, वन ऑब्जर्व्स एनी सच ऑब्जेक्ट ही हैज़ द नॉलेज ऑफ दैट इट आंसर्स टू द गिवन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि कोई जो व्यक्ति जो है उसको उस सर्टेन ऑब्जेक्ट के जिसका वर्णन किया जा रहा है उसका जवाब उसके पास है, दूसरे व्यक्ति के पास। जैसे उसने बताया कि अरे यार वो ऐसा दिखने वाला जानवर है जिसकी ऐसी पूंछ होती है, जिसके ऊपर धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। तो उसने दूसरा इंसान जो सुन रहा है उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पास उस पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए देयर इज एन आंसर कि उसको स्क्वेरल कहते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि देयर इज रिकलेक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी मतलब कि जो बंदा बता रहा था, ठीक है, जो भी इंसान ये बता रहा था कि स्क्वेरल के बारे में डिस्क्रिप्शन है ना, तो उस डिस्क्रिप्शन को ले करके और रिकलेक्शन मतलब देयर इज अ रिकलेक्शन ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी। तो जो ऑब्जर्वर है, जो सुनने वाला है, वो अथॉरिटी से मिले हुए सारे डिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहा है और रिकलेक्ट कर रहा है अपने दिमाग में, वो सोचने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी दिखने वाली कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा पॉइंट। और देयर इज अ रिजल्टिंग नॉलेज दैट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आर डिनोटेड बाय द वर्ल्ड इज सेम। और एंड में फिर क्या होता है कि जब उसने रिकलेक्ट किया और उसने उसको बताया अगले को, है ना, तो एंड में क्या हुआ एज अ रिजल्ट कि इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको यही कहते हैं। इस बात की पुष्टि हो गई और इस तरीके से जो है नॉलेज हमको मिल गई कि अच्छा इसको हम ये कहते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि उपमाना में इन्वॉल्व हैं कि किसी ने डिस्क्रिप्शन दिया बहुत ही अथॉरिटी के साथ किसी दूसरी चीज़ के बारे में, तो उसको बहुत पक्का पता है, उससे उसने कंपेयर किया। डिस्क्रिप्शन सुनने वाले ने उसको सुना और उसके पास उसके लिए कुछ ना कुछ जवाब होगा, उसने अपनी मेमोरी से रिकलेक्ट किया एंड देन उसने आंसर दे दिया। एज अ रिजल्ट हमको नॉलेज गेन हो गया कि हम इसको क्या कहते हैं। तो ये हो गया उपमाना। अगला है, दिस इज टाइप 4, दैट इज कॉल्ड शब्द, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी। शब्द लिटरली मीन्स वर्बल नॉलेज, मतलब शाब्दिक ज्ञान जो है उसको ही शब्द कहते हैं। बिल्कुल मतलब शब्द से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट डिराइव फ्रॉम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जो भी ज्ञान हमारा ना शब्दों और वाक्यों के माध्यम से बाहर आता है या निकलता है उसको हम कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी, या फिर इसको कहते हैं हम शब्द। ठीक है, ऑल द वर्बल नॉलेज इज नॉट वैलिड। अब भाई बोलने को हम लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सारी की सारी वर्बल नॉलेज जो है वो वैलिड होगी। तो ऑल द वर्बल नॉलेज इज नॉट वैलिड। इट इज़ द instructive knowledge of a reliable person who is expert in certain matter and is willing to communicate his or her experience of it। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्बल टेस्टिमनी को समझने के लिए कि वैलिड नॉलेज किसके शब्द हैं जिसको हम मानेंगे। जो इंस्ट्रक्टिव नॉलेज दे रहा है और वो एक रिलायबल पर्सन है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट है
और वो अपने अनुभव को साझा करने के लिए विलिंग है, उसकी इच्छा है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी से कि मुझे शेयर करना ही है। तो ये सारे जब पॉइंट्स होंगे और तब कोई बात अगर कोई कह रहा है तो वो बात वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा सकती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है और फिर भी मैं कुछ ज्ञान दे रही हूँ, तो आप तो सीधे कह देंगे कि भाई खुद तो इन्होंने किया नहीं है और चले बहुत बताने, है ना। लेकिन अगर मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मैंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, मैंने JRF किया है, तो मैं फुल अथॉरिटी के साथ अपने फील्ड का एक्सपर्टीज लेकर के आपको बोल सकती हूँ कि मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और मुझे मार्क्स मिले थे, तो आपको भी मिलेंगे, तो आप मेरी उस नॉलेज पे विश्वास करेंगे। दैट इज वैलिड टेस्टिमनी, क्योंकि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तो उसमें मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। पहली चीज़, मैं रिलायबल हो हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर के आई हूँ, मेरे पास वो अनुभव है, मैं उस फील्ड की एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको वो चीज़ दे सकती हूँ, तो आप उसको मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी दिया, उससे बिल्कुल ऑपोजिट, कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास डिग्री है उसी आधार पे आप उसको मानेंगे कि हाँ ये एक्सपर्ट है। एक फिशरमैन है, मान लीजिए एक मछुआरा है जो हमेशा कोस्टल एरियाज में रहता है, और एक लेडी आती है और वो उससे पूछती कि क्या मैं इस रिवर को या फिर मैं इस ओशन को या इस जगह को, वाटर को क्रॉस करके इस सिरे से उस सिरे जा सकती हूँ। अब वो लेडी हो सकता है ज़्यादा एजुकेटेड हो, बट इस केस में जब वो कोस्टल रीजन की जानकारी चाहती है तो वो एक्सपर्ट नहीं है। उस एरिया का एक्सपर्ट कौन है? उस एरिया का एक्सपर्ट वो फिशरमैन है जो रोज़ वहाँ पे मछली पकड़ता है, जिसको रोज़ पता है कि यहाँ विंड डायरेक्शन कैसी होती है, यहाँ पे कब पानी में उफान कितना होता है, कब जाना सेफ है, कब नहीं है। तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है। और ये एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट होगी वो ये होगी कि उसकी उस लेडी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो कोई शैतानी नहीं करना चाहता है, वो विलिंग टू कम्युनिकेट है, वो साझा करना चाहता है अपनी नॉलेज को कि हाँ ठीक है कि नहीं है। तो उसकी जो नॉलेज है उसको हम कहेंगे राइट नॉलेज, और हम उसको कहेंगे वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, तो इसीलिए, और इसको एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोर्ट में जब लोग गवाही देते हैं ना, तो क्यों, मतलब जो उनकी जो वो होती गवाही होती है उसको भी तो टेस्टिमनी कहा जाता है ना। तो वो कहते हैं, मतलब गीता पे हाथ रख के कि मैं कसम खाता हूँ जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो वो जो उनकी टेस्टिमनी होती है वो वैलिड मानी जाती है। शब्दों को भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, जो भी बोलो सच बोलो। सच बोलने पे हमेशा जोर दिया गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो आपके बिल्कुल अंतर से उठते हैं। अभी इसके आगे और मैं आपको बताऊंगी कि शब्द जो है उनको क्यों बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक है वैदिका और दूसरा है लौकिका। ठीक है, वैदिक और लौकिक आम भाषा में समझें। तो जो वैदिक शब्द हैं, यानी कि जो वैदिक टेक्स्ट होता है, इट इज कॉल्ड परफेक्ट एंड इनफेलिएबल एज वेदास आर स्पोकन बाय गॉड्स। तो जो वेदों के वाक्य हैं, वेद वाक्य में जो वेदों के शब्द हैं, उनको कहा गया है कि ये एकदम परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इनको किसी ने, इंसान ने नहीं लिखा है, ये प्रकट हुए थे। ठीक है, ये भगवान के या ये गॉड के बोले गए शब्द हैं जो प्रकट हो गए थे, जिनको लिखा नहीं गया है, इसलिए इसमें कोई एरर हो ही नहीं सकती है। तो ये तो हो गया वैदिक जो शब्द होते हैं। दूसरा है लौकिक शब्द। लौकिक मतलब इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं, जो इस लोक के हैं, और जो इंसान हैं दे आर लाइबल टू एरर, उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो जो इंसानों के लिखे हुए शब्द हैं उसमें गलती की गुंजाइश होती है, एंड इज नॉट इनफेलिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे गलती नहीं होगी, है ना, या उसमें त्रुटि नहीं होगी, तो उसमें त्रुटि की संभावना होती है। तो ये तो हो गया आपका वर्बल नॉलेज। अब हम आ जाते हैं अगला अर्थापत्ति पे। अगला जो प्रमाणांश का जो प्रकार है वो है अर्थापत्ति। ये जो 5वां प्रकार है अर्थापत्ति, यानी कि इम्प्लीकेशन, यानी कि नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ निश्चित परिस्थितियों का जो है ना एक सेट, एक समुच्चय है, उसके आधार पे नॉलेज प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। इट जनरली रिक्वायर्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट और फैक्ट्स एंड पोस्टुलेशन बेस्ड ऑन सच फैक्ट और फैक्ट्स टू अराइव एट द इंफॉर्मेशन। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कुछ परिस्थितियों का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके आधार पे अजम्पशन लगा करके, अनुमान लगा करके जो है आप उसमें से अर्थ निकालते हैं, उस आधार पे पोस्टुलेट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? पोस्टुलेशन, सपोजिशन और प्रिजम्पशन। ठीक है, तो हम इसमें जो ऐसी बातें जिनको तर्क का आधार बनाया जा सके उनको लेते हुए
प्री एजम्पशन या सपोजिशन करते हैं, ठीक है, या अपनी अभिधारणा बनाते हैं। किस तरीके से, वो उसको आप एग्जाम्पल से बहुत आराम से समझ सकते हैं कि सपोज कि राहुल हु इज़ अलाइव, एक लड़का है राहुल जो कि जिंदा है, बट इज नॉट इन हिज हाउस, द वेरी नॉलेज ऑफ हिज बीइंग आउट ऑफ हिज हाउस इज बेस्ड ऑन परसेप्शन, we ourselves look for him in the house but we do not see him, so we conclude that since he is alive and is not inside the house, he must be somewhere outside his house. तो आप समझिए कि अब कोई भी इंसान है, वो अगर घर पे हम गए देखने के लिए कि भाई हमको मिलने जाना था, जरा घर पे गए देखने के लिए, वो नहीं है, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर वो घर पे नहीं है और आपको पता है कि वो घर पे नहीं है, तो वो कहीं बाहर गया होगा, किसी दोस्त से मिलने गया होगा, ऑफिस गया होगा किसी काम से। तो ये जो नॉलेज है ये कहाँ से आती है? बिकॉज ये आती है इम्प्लीकेशन से, पॉस्टुलेशन से, यानी हमारे प्री एजम्पशन से, क्योंकि हमारे पास ये अक्वायर्ड नॉलेज पहले से है कि जब कोई अगर यहाँ पर नहीं होगा तो वो कहाँ पर होगा, वो क्या कर रहा होगा, है ना। क्योंकि हम ये नहीं सोच लेंगे ना तुरंत कि अरे वो मर गया, अगर घर में नहीं है तो वो ही इज़ नॉट अलाइव, ऐसा नहीं सोचेंगे जब तक कि हमको वो इन्फॉर्मेशन प्रत्यक्ष रूप से हमको नहीं मिली है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम अर्थ के आधार पे जो है, हम इम्प्लीकेशन के आधार पे जो है हम नॉलेज गेन करते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। ये एक और एग्जाम्पल है कि अ हेल्दी पर्सन says that he does not sleeps at night and from this observation we can postulate that this person sleeps during the day. अब कोई इंसान जो बिल्कुल स्वस्थ है और वो ये बोले कि मेरे को रात को नींद नहीं आती है, तो जब उसको कोई बीमारी नहीं है और उसको रात में नींद नहीं आती है, तो कोई आपसे अगर ऐसी बात कहेगा तो आप क्या कहेंगे? अरे यार तुम दिन में सो के नींद पूरी कर लेते होगे तो रात में कैसे नींद आएगी, है ना। तो ये कैसे आया? जब कोई इंसान देखिए दो ही बातें हैं ना, कि अगर उसे रात में नींद नहीं आ रही तो या तो वो बीमार है, और नहीं तो फिर जो है अगर वो बीमार नहीं है तो फिर नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि तुम या तो दिन में सो लेते होगे, इसीलिए तुमको रात को नींद नहीं आती है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये हमने सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के आधार पे हम पोस्टुलेट कर रहे हैं और इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि ऐसा ही होगा। तो इसको कहते हैं हम अर्थापत्ति, ठीक है। ये सबसे आखिरी टाइप है प्रमाणांश का, दैट इज अनुपलब्धि, यानी कि नॉन एप्रीहेंशन, है ना। तो अनुपलब्धि क्या है? अनुपलब्धि जैसे उससे पता चल रहा है कि जो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो अनुपलब्धि रिकॉग्नाइजेज दैट थिंग्स एग्जिस्ट ईदर इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव रिलेशन टू द ऑब्जर्वर एंड देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन की बात हो रही है, इसको कहेंगे जो हिंदी के टर्म्स में सदरूप और असदरूप, ठीक है। सद मतलब अच्छा, मतलब रियल वाला, है ना, सदरूप, और उसका उल्टा है असदरूप, सद असद, सद असदोमा सदगमय आपने पढ़ा है उस तरीके से। तो सदरूप और असदरूप, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिलेशन होता है चीज़ों से। तो पॉजिटिव रिलेशन है तब तो हमको पता ही है, देख ही लेते हैं हम। पॉजिटिव रिलेशन में तो सीधा सीधा सेंसेस के साथ जो है कॉन्टैक्ट हो जाता है ना। इन पॉजिटिव रिलेशन थिंग्स आर परसीव्ड बाय द सेंसेस, है ना। आपने मतलब अगर आपकी आंख और आपकी टेबल के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो आपने सीधे सीधे देख लिया। लेकिन इन अ नेगेटिव रिलेशन और इन नॉन एग्जिस्टेंस दे कांट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। नेगेटिव रिलेशन में क्या होगा कि सेंस का ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं होगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, इफ आई से देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीके की जानकारी है जो हमें मिल रही है। इससे भी हमको वैलिड नॉलेज मिल रही है कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब क्लास खाली है। तो ये भी एक वैलिड नॉलेज है, सही नॉलेज है। लेकिन सेंस, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उसके साथ ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट तो हो ही नहीं रहा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं ही नहीं क्लास के अंदर। तो ये जो अनुपलब्धि की जो सिचुएशन है या नॉन एग्जिस्टेंस की जो सिचुएशन है, वो भी वैलिड नॉलेज का सोर्स बन गई। अब इसको आप ऐसे भी समझिए कि किसी केस में मान लीजिए किसी का कहीं पे कुछ मर्डर हो जाता है या कोई चीज़ हो जाती है और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जो है इसी ने किया होगा, तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कह देते हैं कि अरे बट ये तो घटनास्थल पे थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। तो इसको भी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ना न्यायालय में या न्यायिक प्रक्रिया में, कि जब इतने बज के इतने मिनट पर ये घटना हुई और इस समय पर अमुक अमुक व्यक्ति जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ये वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट था, तो उसकी नामौजूदगी जो है वो भी वैलिड नॉलेज का सोर्स बन गई। तो वो हमारे लिए क्या है, अनुपलब्धि ने भी हमको वैलिड सोर्स यानी कि प्रमाण दे दिया। तो प्रमाण प्राप्त करने का ये एक वैलिड तरीका है अनुपलब्धि, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, वो देख लेते हैं। इन सच केसेस एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ मूवमेंट इज नीडेड एंड दिस मोड ऑफ मूवमेंट ऑफ माइंड इज कॉल्ड अनुपलब्धि। कि जब नेगेटिव रिलेशन की बात हो रही है तो उसमें क्या होता है कि हमको
मतलब सीधे जब सेंसेस का ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली जो मोड ऑफ मूवमेंट होगा कि मतलब हम प्रोसीड कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें, तो जो हमको ऑल्टरनेट जो मोड ऑफ मूवमेंट चाहिए, वो जो माइंड का जो हमारा स्टेट होता है ना, कि हमने इससे भी जानकारी प्राप्त कर ली कि अच्छा क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है, इसका मतलब कि हमको एक जानकारी मिली कि हाँ क्लास खाली है, आया ही नहीं है कोई आज कुछ भी, तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको हम कह देंगे अनुपलब्धि। विद इन द कंसेप्ट ऑफ अनुपलब्धि देयर आर 4 काइंड ऑफ परसेप्शन, कारण, व्यापक, स्वभाव और विरुद्ध। बहुत आसान है, एक एक लाइन में आप समझ सकते हैं। विच इज नॉन परसेप्शन ऑफ कैजुअल कंडीशन, ठीक है, कि जब जो नॉर्मल जो कैजुअल कंडीशन है अगर उसकी अनुपस्थिति है तो वो कारण प्रकार के अंतर्गत आएगा। अगर कह रहे हैं नॉन परसेप्शन ऑफ परवेडर, ठीक है, जो जिसके बारे में बात हो रही, फैलाने वाला जो है परवेडर जो है, वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो व्यापक प्रकार के अंतर्गत आएगा। स्वभाव, जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इटसेल्फ जो है वो ही नॉन परसेप्टिव है, मतलब कि अगर किसी का प्रेजेंस ही नहीं है, वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है, स्व का अभाव है, तो वो स्वभाव हो गया, है ना। अभाव की जो स्थिति होती है वही अनुपलब्धि में आती है। और विरुद्ध, विच इज नॉन परसेप्शन ऑफ द ऑपोज, जिसका ऑपोजिशन किया जा रहा है अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है, नॉन परसेप्टिव है, जिसको नहीं देखा जा पा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगा, विरुद्ध प्रकार की अनुपलब्धि हो गई। तो बस 4 टाइप्स याद कर सकते हैं आप इसको, कारण, व्यापक, स्वभाव और विरुद्ध, ठीक है। अब उदाहरण जो है वही जो मैंने पहले भी दिया, एग्जाम्पल में वही है, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास और समवन हु वाज बीइंग ब्लेम्ड वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये अभाव को दिखाते हैं, और अभाव जो है वो भी एक तरीके का सेपरेट प्रमाण माना गया है। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 जो प्रमाणास के टाइप्स थे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी से आधारित सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे पहली स्लाइड में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि जो 2 मुख्य प्रकार होते हैं जो जिसमें बांटा गया है इंडियन लॉजिक को, प्रमा और अप्रमा, तो उसका जो दूसरा जो पोर्शन था अप्रमा, इट इज़ इनवैलिड नॉलेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इनवैलिड नॉलेज होता है, तो इसलिए इसका काम ही नहीं है। इट इंक्लूड्स मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, मतलब मनगढ़ंत आपने कोई भी कोल कपोल कल्पना कर ली तो वो वैलिड प्रूफ नहीं मानी जा सकती। आपको कोई संशय है, भ्रम है, कुछ गलत आप सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है जो धोखा क्रिएट कर सकती हैं, जो वैलिड नॉलेज का सोर्स नहीं है, ये सब अप्रमा के अंदर आती हैं। अप्रमा गिव्स अस अनरियल नॉलेज, जो वास्तविक नहीं है, जो यथार्थ नहीं है। अप्रमा इज अराइव्ड बाय डाउटफुल एंड डिफेक्टिव नॉलेज एंड रीजनिंग, जब रीजनिंग में गड़बड़ होगी, तर्क गलत होंगे, कुतर्क हो जाएंगे, या डिफेक्टिव नॉलेज होगा, कमी होगी उसमें, तर्क नहीं होगा, तो वो क्या होगा, अप्रमा कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रमा और अप्रमा दोनों इंडियन लॉजिक का पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया। और आखिरी चीज़, ये जो हेत्वाभास एक पॉइंट है, इसको समझ लीजिए, ये है फैलिसीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और अनुमान के संदर्भ में है, जो अनुमाना वाला हमने टाइप पढ़ा ना, उसके ही संदर्भ में आता है। तो हेत्वाभास, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हेतु प्लस आभास, हेतु मीन्स हेतिक जो हमने पढ़ा था, हेतु मीन्स रीजन, तो जब रीजन का अभाव है, यानी कि जो मिडिल टर्म था जो दोनों को जोड़ता है, तो वो ऐसा लगता है कि वो है, लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है, उसके होने का हमको आभास हो रहा है, हेतु का आभास हो रहा है। तो इस फैलेसी, तो इसको क्या बोलते हैं, हेत्वाभास, इसको कहते हैं फैलेसी। तो समझ लीजिए, अ फैलेसी इन इन्फेरेंस इज कॉल्ड हेत्वाभास। फैलेसी मतलब वही कि जो एक गलत या बाधक इस तरीके से हमारे सामने बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे, भ्रम जो उत्पन्न कर रहा है उस भ्रम को हम क्या कह देंगे कि ये हेत्वाभास है, ठीक है। और हेतिक या फिर रीजन जो है वो हमको लगता है कि अपीयर्स टू बी रियल, ऐसा लगता है कि अरे दोनों में कॉमन है, तो ये टर्म तो है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। इट मीन्स दैट अ हेतिक और रीजन अपीयर्स टू बी रियल और अप्रोप्रिएट, बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से इस तरह से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दिस इज अ हॉर्स बिकॉज इट हैज़ हॉर्न्स, दिस इज अ बुल बिकॉज इट हैज़ हॉर्न्स। अब दोनों में हॉर्न्स आ रहा है तो आपको लगेगा कि दोनों में ये कॉमन है, तो ये मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, जैसे स्मोक और फायर वाला एग्जाम्पल था, उसमें स्मोक और फायर के बीच में रिलेशन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का रिलेशन नहीं बन रहा है। वहाँ पे हम कह रहे थे कि ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैज़ फायर, और फिर दिस हिल हैज़ स्मोक, तो फिर हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि दिस हिल हैज़ फायर, ठीक है। वो पूरा उसके बीच में एक रीजन देते हुए, एक तर्क देते हुए संबंध स्थापित हो रहा था। जबकि यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखिए, आपको धोखा हो रहा है, आपको हेतु के होने का आभास हो रहा है कि हाँ दोनों में हॉर्न्स है, लेकिन एक्चुअल में कंक्लूजन कहाँ निकल रहा है, ये इनकंक्लूसिव है, ये निष्कर्ष दे ही नहीं रहा है।
हॉर्स के हॉर्न्स होते हैं, बुल, ये बुल है, बुल के भी हॉर्न्स होते हैं। तो इससे क्या निकल रहा है, आपका कंक्लूजन कुछ निकल के आ पा रहा है? क्या आप ये कह पाएंगे कि सभी जानवरों के हॉर्न्स होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको कई बार जल्दबाजी में धोखा हो सकता है कि हाँ यहाँ पे ये टर्म कॉमन है तो ये मिडिल टर्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके की जो कंडीशन है इसको हम कहेंगे हेतु का आभास होना, हेत्वाभास होना। ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल मिडिल टर्म अपीयर्स टू बी द रीजन बट इट इज नॉट अ वैलिड रीजन। हमको ऐसा लग रहा है कि वो है लेकिन वो है नहीं, हेतु जो है, रीजन जो है वो है ही नहीं यहाँ पे। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकंक्लूसिव रीजन एंड दिस फैलेसी इन इंडियन लॉजिक इज नोन एज हेत्वाभास। ठीक है। तो इस तरह का जो भ्रम है इसको हम हेत्वाभास कहेंगे। और ये जो है इनकंक्लूसिव यानी जिसका कुछ निष्कर्ष निकलना ही नहीं है, नहीं निकल सकता इसका। तो इसीलिए जो है ये क्या है, हो गया जो भ्रम पैदा करता है हेत्वाभास। हेत्वाभास के भी 4-5 प्रकार होते हैं, बट इतना डिटेल में मैंने नहीं बताया, बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ। असिद्ध, सव्यभिचारा, सत्प्रतिपका, बाधिता और विरुद्धा। ठीक है। ये 5 तरह के हेत्वाभास होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, 1 लाइनर्स हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। और यहीं इसी के साथ हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। मैं इसमें से 2 क्वेश्चंस आपको MCQs बता देती हूँ जो दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। मैंने जो चीज़ें कवर की हैं इसीलिए वो जानबूझकर मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन था, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सविकल्प यानी डिटर्मिनेट एंड निर्विकल्प इंडिपेंडेंट इज मेड विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणाज। अब आपको ये बताना है, आपने 6 तरह के प्रमाणा पढ़े, उसमें से कौन सा ऐसा प्रमाणा है जिसमें हम सविकल्प और निर्विकल्प यानी डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट के बीच में डिस्टिंक्शन हम पढ़ते हैं, वो कौन सा वाला है? तो पहला वाला था, याद होगा आपको, परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष। उसके अंदर ही हमने पढ़ा था डिटर्मिनेट, इंडिटर्मिनेट और रिकॉग्निशन। तो हम इसका आंसर टिक कर देते हैं यहाँ पे, प्रत्यक्ष। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन था, द टर्म पक्षा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक refers to which of the following terms in the process of inference। अब आपको याद, अभी मैंने बताया इन्फेरेंस में आपको ध्यान होगा, जैसे हेत्वाभास बताते हुए बता रही थी स्मोक एंड फायर वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, है ना। साध्य, हेतु, पक्ष बताया था। साध्य मतलब बड़ा, ठीक है। मेजर, हेतु मतलब कि जो दोनों को लिंक करता है, पक्ष यानी कि छोटा वाला। तो ये पक्ष के बारे में पूछ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक जो है ना, भारतीय शास्त्रीय तर्क जो है संप्रदाय के अनुसार जो है, पक्ष को जो है वो आप किस उससे समझते हैं, अनुमान के अंतर्गत, इन्फेरेंस के अंतर्गत जो है कौन से शब्द से, कौन से टर्म से समझते हैं? तो वो माइनर टर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो माइनर हमारी जो प्रेमिसेस होती है माइनर वाली, जिसमें हमने कहा था ना कि दिस हिल हैज़ फायर, तो उसमें हिल जो है वो माइनर टर्म था, तो वो उसमें होता है पक्ष। तो मिडिल टर्म को कहते हैं पक्ष। तो ये इसका आंसर, सॉरी माइनर टर्म को कहते हैं पक्ष। तो इसका आंसर हो गया माइनर टर्म, ठीक है, जो हिल था। तो ये रहा सही आंसर। बस इसी के साथ ये ख़त्म होता है पूरा का पूरा टॉपिक। और जो 2 क्वेश्चन थे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स पे तो वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ अ रैंडम वीडियो which was of my interest and was requested by my friends and relatives. So that's it. Tata, bye bye. Thank you so much.